जय हिंद दोस्तों। मैं आर के विश्वा और आप सभी का केएमटी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो सीटेट दिसंबर 2024 से है। वो चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी में प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों लेवल का डिस्कशन करेंगे और दोनों लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन करना। आज जो टॉपिक में डिस्कशन करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या आयाम हैं, विकास के आयाम और प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी और स्टेजेस ऑफ चाइल्ड। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या, यानी वृद्धि और विकास क्या है। देखिए, वृद्धि वृद्धि परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो समान बालक वृद्धि करता हुआ प्राणी है। जैसे जैसे जो जो समय बीतता है बालक बढ़ता है। बढ़ने से यहाँ तात्पर्य है कि उसकी लंबाई, भार, गति, आकार, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, नियंत्रण, सामाजिकता, इन सभी में जो परिवर्तन आता है इसको कहते हैं ग्रोथ, यानी इसको कहते हैं वृद्धि। विकास क्या है? देखिए, विकास विकास अवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। इस प्रकार भी आप कह सकते हैं वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाले वृद्धि से होता है। वृद्धि से तात्पर्य जो कोशिकाओं में होने वाले वृद्धि है उससे होता है, जैसे लंबाई, भार में वृद्धि होना। जबकि विकास का तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। ठीक है, और इसको और अधिक स्पष्ट करते हैं वृद्धि और विकास में अंतर को देखते हुए। तो आइए देखते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ग्रोथ, वृद्धि, जब हमारे शरीर में संरचना, आकार बढ़ने लगता है, जब हमारे या व्यक्ति की शरीर संरचना के आकार जो बढ़ने लगता है तो इसे वृद्धि के रूप में देखा जाता है, यानी इसे वृद्धि कहा जाता है या वृद्धि के रूप में देखा जाता है। इसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। वही चीज विकास के बारे में आते हैं, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक स्वरूप में परिपक्वता आती है, मेजोरिटी आती है, तो उसे कहते हैं विकास। वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? बाह्य होता है। उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि जैसे शरीर का बढ़ना, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई वृद्धि के अंतर्गत। विकास का जो स्वरूप होता है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से। जैसे उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं मस्तिष्क और भाषा का ज्ञान, ये विकास के माध्यम से होता है। वृद्धि कुछ समय तक रुक जाती है, यानी वृद्धि कुछ समय तक होता है उसके बाद रुक जाता है। जैसे लंबाई का बढ़ना थोड़े समय तक, यानी जब एक स्टेज होता है जब तक लंबाई बढ़नी होती बढ़ता है, उसके बाद लंबाई का बढ़ना रुक जाता है। उसी आकार पे चौड़ाई है। विकास जीवन भर चलता रहता है, यानी जीवन पर्यंत व्यक्ति का विकास होता रहता है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, यानी वृद्धि में क्रम नहीं होता है, यानी किसी क्रम के अनुसार वृद्धि नहीं होता है। जैसे कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। इस प्रकार कभी लंबाई बढ़ती है, कभी वजन बढ़ता है, भार बढ़ता है, तो कोई क्रम नहीं होता है कि इस क्रम में वृद्धि होगी। वही विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। उदाहरण के रूप में हमें जितना विकास करना होता है उतना ही विकास होता है। जैसे मानसिक, हमारी इस स्टेज में जितनी मानसिक विकास करना होता है उतनी ही होगा। हमें जितना विकास करना होगा उतनी, शायद सामाजिक विकास हो, हम जितना करना चाहेंगे उतना ही सामाजिक विकास होगा। क्लियर है? वृद्धि को हम सीधे माप सकते हैं। वृद्धि को सीधे मापा जा सकता है। जैसे हमें भार को मापना है, यानी कितना वजन है व्यक्ति का, बालक का कितना वजन है, तो उसको माप सकते हैं। लंबाई को मापना है, लंबाई भी माप करते हैं कितनी लंबा हुआ है। वही विकास को हम सीधे माप नहीं सकते हैं, यानी विकास का सीधा मापन नहीं किया जा सकता है। जैसे सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, इनका मापन नहीं कर सकते हैं। और विकास में मापन हम भी कर सकते हैं तो केवल मानसिक विकास का मापन किया जा सकता है, वो भी मानसिक टूल के आधार पे। वृद्धि केवल
परिणात्मक होता है। वृद्धि में केवल परिणात्मक होता है, यानी कितना परिणाम है उसके आधार पे, मात्रा के आधार पे, वजन कितने केजी का है, लंबाई कितने फीट का है, कितने इंच का है, इस आधार पे परिणात्मक मापन किया जा सकता है। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार होता है। वृद्धि में यानी वृद्धि से होने वाले विकास भी होता है, यानी वृद्धि होने से विकास भी होता है। व्यक्ति बालक का वृद्धि होता है तो उसके साथ साथ विकास भी होता रहता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कह नहीं जा सकता है कि वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, तो जरूर, परंतु ये जरूरी नहीं है कि वो मोटा हो रहा है तो उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। तो भार तो बढ़ रहा है लेकिन उस मानसिक विकास नहीं हो रहा है, क्रियात्मक विकास नहीं हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि वृद्धि और विकास दोनों साथ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। विकास वृद्धि के बिना संभव नहीं है। विकास वृद्धि के बिना संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, भार नहीं बढ़ता है, परंतु नैतिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। तो विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। वृद्धि नहीं होगा तो उसका विकास भी संभव है। जरूरी नहीं कि उसका लंबाई बढ़ रहा है या आकार बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बढ़ रहा है। नहीं भी बढ़ रहा है तो भी ये नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। तो हमने जाना वृद्धि और विकास क्या अंतर है, वृद्धि क्या है और विकास जानते हैं। विकास के आयाम, जो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास जो डेवलपमेंट, विकास बहुआयामी है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल है और मल्टी डायरेक्शन भी होता है। इसमें कई किसी भी डायरेक्शन में विकास हो सकता है, किसी भी आयाम में विकास हो सकता है। जैसे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास, शारीरिक विकास, व्यक्ति की जो शरीर में विकास होता है वो शारीरिक विकास। गत्यात्मक विकास उसकी क्रियाओं में, यह एक तरह से बालक के विकास से ही जुड़ा है, जिससे उसके मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। कामक विकास बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विशेष को शामिल किया गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल और ग्रास मोटर स्किल। देखिए, फाइन मोटर स्किल होता क्या है, इसमें जब हम मसल्स का, अपने मसल्स का प्रयोग करते हैं, वो भी कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं, जब हम अपने मसल्स का कम प्रयोग करते हैं तो वो फाइन मोटर स्किल कहलाता है। जैसे हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमें ज़्यादा मसल्स का यूज़ नहीं करना है, हमने किताब खोला और किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। लिखते समय भी हम ज़्यादा मसल्स का यूज़ नहीं करते हैं, अपने हाथ को लाते हैं, उस पर लिखते रहते हैं। किसी चीज़ को कटिंग करना हो, कपड़े कटना हो, पेपर काटना हो, और भी कुछ की कटिंग करना हो, तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बस अब कैंची सीजर लेंगे, कैंची उसको कट करेंगे। तो मसल्स में हमें ज़्यादा जोर देना नहीं पड़ रहा है। तो जिसमें हमें अपने मसल को कम यूज़ करना पड़ता है वो फाइन मोटर स्किल होता है। ग्रास मोटर स्किल, ग्रास मोटर वह स्किल होता है जिसमें हम अपने मसल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, यानी अधिकतम यूज़ करते हैं। जैसे तैरना, अगर पानी में तैरना है तो हमें बराबर हाथ पैर को हिलाना रहता है, अन्यथा पानी में डूब जाएंगे। इसमें हमारी मसल्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, बराबर हाथ पैर को हिला रहे हैं। दौड़ना, दौड़ रहे हैं तो हम बराबर हाथ भी हिला रहे हैं, पैर को दौड़ रहे हैं। कूद रहे हैं तो भी हम बराबर जंपिंग कर रहे हैं, तो अपने पैर का यूज़ कर रहे हैं, मसल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो जिसमें हम सबसे ज़्यादा मसल का यूज़ करते हैं ग्रास मोटर स्किल होता है, और जिसमें कम का यूज़ करते हैं वो फाइन मोटर स्किल। और विकास, तो मानसिक विकास या कॉग्निटिव विकास, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सामूहिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, भाषाई विकास। सामाजिक विकास बालक का जो सोशल डेवलपमेंट है, समाज में रहकर किस प्रकार से रहना है, बात करना है, किससे कैसे बिहेव करना है, क्या सीखना है, समाज में किस तरह से रहन सहन, वेशभूषा, उससे सामाजिक विकास, बालक का सामाजिक विकास करता है। इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामूहिक विकास, उसके संवेग का विकास कब, कहाँ पे, किस प्रकार से अपने आप को रखना है, कहाँ पे खुशी रहना है, कहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, सैड, हैप्पी, जेलसी, मतलब कभी से भी प्रकार के इमोशंस पे कंट्रोल करना है।
तो ये सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। नैतिक विकास, ये नैतिकता का पार्ट पढ़ाती है कि हमें सभ्य बनाती है, बालक को सभ्य बनाते हैं। मोरलिटी डेवलपमेंट का। भाषा का विकास, भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा, बालक के अंदर भाषा का विकास करता है। भाषा किस प्रकार से भाषा का विकास करता है, बालक के अंदर किस तरह का भाषा हो। विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के सिद्धांत। नंबर 1, समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके अंतर्गत या इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुसार विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति वो अपने जाति के अनुसार अनुसरण करते हैं। और जैसे जानवर हाथी है, हाथी का बच्चा उसी के अनुसार अनुसरण करता है। दूसरा आता है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके अंतर्गत विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, सिर से पैर की तरफ। जब विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो उसको सेफलोकार्डर कहते हैं, मस्कात दोमुखी यानी सेफलोकार्डर कहते हैं, यानी कि सिर से पैर की तरफ। जब दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दूरविमुख यानी प्रॉक्सिमोलॉजिस्ट करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। मान लीजिए जब बालक का विकास सिर से लेके पैर की तरफ बढ़ता है तो उसे कहते हैं सेफलोकार्डर। जब बालक का विकास सेंटर से लेके इर्द गिर्द की तरफ होता है तो इसको दूरभूमि प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि विकास निरंतर चलता रहता है, कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो केवल इसकी गति कभी स्लो कभी तीव्र हो जाती है, यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलती रहती है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं की ओर। जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, सब हमेशा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत, इसके अंतर्गत विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा, इसलिए विकास पूर्वानुमान की दिशा सिद्धांत के अंतर्गत। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ और पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो उसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलती है, किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में विकास की गति कम हो जाती है। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, इसका जो मुख्य कारण है वो उसकी वंशानुक्रम और उसका वातावरण के पारस्परिकता पर डिपेंड करती है, और इन्हीं दोनों की वजह से व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। क्योंकि सभी बालक यूनिक है, कोई भी एक जैसा सोचता समझता नहीं, सब अपना अपने अपने गति के अनुसार सोचते समझते तर्क करते हैं, कार्य करते हैं, इसलिए उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। विकास कभी रेखीय नहीं होता, मतलब सीधी रेखा में नहीं होता, कभी इसकी गति धीमी हो जाती है कभी तेज, यानी स्पाइरल इस तरह
इस तरह सीधी रेखा में न होके विकास हमेशा पैरेलल ऐसे होता रहता है, यानी कभी धीमी, कभी तेज, कभी स्लो, इस तरह से होता रहता है। ये विकास सीधी रेखा में ऐसे नहीं होता। अंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, देखिए सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक का विकास, सामाजिक विकास, अन्य भी किसी प्रकार का विकास जो होता है सब अंतर विकास पर परस्पर निर्भर करते हैं, सभी एक दूसरे से लिंकअप है। क्लियर है? बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रसव पूर्व अवस्था यानी प्री नेटल स्टेज, ये 9 महीने से लेके ये आप कह सकते हैं 280 दिन तक। शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज, जन्म से लेके 2 वर्ष तक। प्रारंभिक बचपन अवस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ये 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड स्टेज, 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। किशोरावस्था, एडोलसेंस, 12 या 13 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक। जानते हैं इनकी विशेषताएं क्या है। प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि प्री नेटल स्टेज, 9 महीने से लेके या 280 दिन का, यह अवस्था माता के गर्भधारण से शुरू होती है। दूसरा जो है शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज या जन्म, बच्चा जब जन्म लेता है जन्म से 2 वर्ष तक का रहता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है और उसका व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों के आधारित होती है, उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उस पर आधारित होती है। इसमें बालक का और शारीरिक विकास, मानसिक विकास और अधिगम की जो अवस्था होती है वो तीव्र होती है। इस अवस्था में शैशव अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, इस अवस्था में बिल्कुल नैतिकता नहीं होती। दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 से लेकर 6 वर्ष तक। इसकी क्या क्या विशेषता है? इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, इमिटेशन से सीखता है। इसमें बच्चा जिज्ञासु होते, क्यूरियोसिटी वाला होता है और इस अवस्था में टॉयज यानी खिलौनों के साथ खेलता है ज़्यादा है, तो इसलिए इसे टॉयज कहा जाता है। इसमें भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील यानी सेंसिटिव पीरियड है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता तथा गेम्स में सक्रिय रूप से भाग लेता है। उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड यानी 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है। कि क्या क्या विशेषता है? इसे तार्किक चिंतन यानी लॉजिक थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है, तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसमें बालक प्रारंभिक स्कूल की एज कहा जाता है, यानी बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, इसलिए प्रारंभिक स्कूल एज कहा जाता है। इसमें बच्चा बहुत ही कहीं भी खेलने फिरने लगता है, वो अपनी साफ सफाई पे ध्यान नहीं देता है, इसलिए इसे गंदी एज कहा जाता है कि वो अपने ऊपर यानी साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। इसे स्फूर्ति अवस्था कहते हैं, मोटल एज कहा जाता है। इस अवस्था में खेलों की अवस्था यानी गेम एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण यानी स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है और इसे टोली अवस्था कहते हैं, समूह अवस्था कहते हैं, गैंग एज कहते हैं। ये सारी अवस्थाएं उत्तर वाले अवस्था को कहते हैं। इसमें के मतलब यह उसके जीवन का अनोखा काल है, यानी इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं, यूनिक पीरियड ऑफ एज। यूनिक पीरियड किसे कहा जाता है, किस अवस्था को? तो उत्तर वाले अवस्था को कहा जाता है। क्लियर है? बात करते हैं एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, जो 12 वर्ष या 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। स्टेनले हॉल ने इसे तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था कहा है। इस अवस्था में तनाव, आंधी, तूफान, उलझन की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में विसंगति आकर्षक होता है, तो लड़का लड़की के प्रति, लड़की लड़कों के प्रति आकर्षक भाव उत्पन्न होते हैं इसी अवस्था में। इस अवस्था में इसे स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है। पूछेगा गोल्डन एज किस अवस्था को कहते हैं, तो किशोरावस्था। गोल्डन एज अनोखा काल, बाल्यावस्था, कठिन काल, किशोरावस्था, संघर्ष, तनाव, तूफान की या उलझन की अवस्था, समस्या की अवस्था, किशोरावस्था, विषम लिंगी के प्रति आकर्षक, किशोरावस्था। गोल्डन एज किसे कहा जाता है? गोल्डन अवस्था, स्वर्ण काल अवस्था किसे कहता है? तो भी किशोरावस्था। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना आती है, यानी किसी को मॉडल बनाना, उसकी पूजा करना, उसके अनुरूप कार्य करना, हीरो वर्शिप किशोरावस्था में। इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। ये था सीडीपी के अंतर्गत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास।
विकास की अवस्थाएं, विकास का सिद्धांत और विकास के जो आयाम हैं के बारे में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें तथा उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं जो सीटेट की